सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज गेट CSE में। इन द सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर गोइंग टू डिस्कस राउंड रॉबिन एल्गोरिथम टुडे। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम इज व्हाट? राउंड रॉबिन एल्गोरिथम इज प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। प्रिमिटिव मीन्स क्या? टाइम क्वांटा सपोज आपको गिवन है 2 मिली सेकेंड्स का, तो इतने टाइम यूनिट के बाद हर एक प्रोसेस को प्रिम्प्ट होना होगा। अपना जो CPU उसने ले रखा है उस CPU को नेक्स्ट वाली प्रोसेस को असाइन करना होगा। दैट इज प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। दिस इज फेयर शेयर पॉलिसी बेस्ड एल्गोरिथम होता है। यहाँ पे क्या होगा, सभी प्रोसेसेस को फेयर अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाएगा CPU को प्रोसेस करने के लिए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। सो हियर वी आर गिवन 4 प्रोसेसेस whose arrival times are 0, 1, 2, 3 and burst time are like this. So first of all we need to check at 0 unit of time how many processes are there in the ready queue. So you can check only process P1 can enter into the ready queue at 0 unit of time. So I am writing here P1. ठीक है, अब आप P1 को शेड्यूल करेंगे कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए? ओनली 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए। तो सबसे पहले आपने P1 को शेड्यूल किया 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, राइट? ये रेडी क्यू से बाहर हो गई। ठीक है, इसमें से आपने 2 को सब्ट्रैक्ट किया, दैट मीन्स अभी इसका 3 यूनिट ऑफ टाइम का एग्जीक्यूशन बाकी है। ठीक है, अब 2 यूनिट ऑफ टाइम पे कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी और CPU किसी और प्रोसेस को मिलेगा। तो किसको मिलेगा? तो हमको चेक करना पड़ेगा कि 2 यूनिट ऑफ टाइम तक CPU में कितनी प्रोसेसेस एंटर हो चुकी हैं। तो 2 पे पहुंचने से पहले बीच में 1 आया होगा, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम पे प्रोसेस नंबर P2 एंटर हुई थी और एट टाइम 2 पे P3 प्रोसेस एंटर हुई थी। क्लियर? तो पहले जो प्रोसेसेस अराइव हो चुकी हैं हमें उनको लिखना है। अभी P1 का टाइम क्वांटा बाकी है, P1 का बर्स्ट टाइम बाकी है 3 यूनिट, तो P1 अगेन आपके रेडी क्यू में आ जाएगी, राइट? अब आपका जो रेडी क्यू है इसके फ्रंट एंड पे जो भी प्रोसेस होगी इसको CPU अलोकेट होगा। सो फ्रंट एंड पे कौन सी प्रोसेस है? P2। प्रोसेस P2 को CPU अलोकेट हुआ, इसको आपने यहाँ से रिमूव किया। कितना यूनिट ऑफ टाइम है इसका बर्स्ट टाइम? 4 है, तो हम यहाँ पे इसको 2 यूनिट्स देंगे। अभी भी इसका 2 यूनिट्स ऑफ टाइम रिमेनिंग है। नाउ अब आप चेक कीजिए टिल 4 यूनिट ऑफ टाइम हाउ मेनी प्रोसेसेस आर एंटर्ड इनटू द रेडी क्यू। सो सी 2 से 4 के बीच में 3 आया होगा, 2 से 4 के बीच में 3 आया होगा। 3 यूनिट पे कौन सी प्रोसेस अराइव हो चुकी है? P4। अब आप चेक कीजिए क्या P2 का कंप्लीशन बर्स्ट टाइम कंप्लीट हो चुका है? नहीं, अभी भी 2 बाकी है। तो P2 अगेन आपके रेडी क्यू में प्लेस्ड हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस जो रेडी क्यू के फ्रंट एंड पे है वो है P3। तो P3 को CPU मिलेगा अगेन फॉर 2 यूनिट ऑफ टाइम। इसका बर्स्ट टाइम भी 2 ही है, तो ये हो गया 4 to 6 हो गया, राइट? P3 को हमने यहाँ से हटा दिया, इसको कर दिया 2 - 2 0, राइट? अब आप देख सकते हैं P3 का टाइम क्वांटा कंप्लीट हो चुका है, तो ये दोबारा रेडी क्यू में नहीं आएगी। नेक्स्ट प्रोसेस जो फ्रंट एंड पे है वो है अगेन P1। कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए? अगेन फॉर 2 यूनिट ऑफ टाइम। टाइम क्वांटा कंप्लीट हो चुका है क्या? उसका बर्स्ट टाइम कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं, अभी भी 1 बाकी है। तो हमने P1 को शेड्यूल किया फॉर 2 यूनिट ऑफ टाइम और अगेन P1 आपके रेडी क्यू में लग गई क्योंकि उसको 1 टाइम और चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस इज P4। तो P4 एग्जीक्यूट होगी। P4 का आप चेक कीजिए बर्स्ट टाइम कितना है? 1। सो ऑल्दो आपके पास टाइम क्वांटा 2 है बट प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए ओनली 1 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, तो हम इसको 1 यूनिट ही देंगे। 1 - 1 किया 0, इसको आपने किया 8 + 1 9। P1 प्रोसेस कंप्लीट हो, P4 प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट प्रोसेस इज P2। अच्छा, P4 को भी दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका भी बर्स्ट टाइम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रोसेस इज P2। P2 को हमने शेड्यूल किया, रीशेड्यूल किया वंस अगेन, राइट? P2 का टाइम क्वांटा कितना बाकी है? 2 - 2 0, 9 + 2 हो गया आपका 11, राइट? P2 भी रेडी क्यू से निकल गई। नेक्स्ट प्रोसेस लास्ट आपकी बच रही है P1, राइट? आपने रेडी क्यू से रनिंग क्यू में लगा दिया, उसका टाइम है बर्स्ट टाइम 1 यूनिट, सो 1 यूनिट के लिए चलेगा। 11 + 1 हो गया ये 12, राइट? सो इन दिस वे रेडी से रनिंग स्टेट में पिक किया 1 by 1, राइट? और जिस भी प्रोसेस का टाइम कंप्लीट नहीं हुआ था उसको अगेन हमने रेडी क्यू में लगाया। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है
कि जब भी आप प्रोसेस को रेडी क्यू में लगाएंगे उसके पहले आपको ये चेक करना है कि जिस भी प्रोसेस का अराइवल टाइम हुआ है वो प्रोसेस पहले आएगी, राइट। जैसे जब आपने P1 को शेड्यूल किया था ना, तो P1 2 यूनिट चल रही थी पूरा 0 से लेके 2, तो 0 से 2 में 1 भी आया था और बाद में 2 आया था, तो 1 अराइवल टाइम वाली प्रोसेस को शेड्यूल किया 1 यूनिट पे और 2 अराइवल टाइम वाली प्रोसेस को शेड्यूल किया P3 को। देन P1 का अभी भी बर्स्ट टाइम बाकी था, तो इसके बाद P1 को यहाँ पे लगाया था। क्लियर? सो नाउ टाइम टू राइट कंप्लीशन टाइम। सो व्हाट इज कंप्लीशन टाइम? राइट हैंड साइड से चेक कीजिए। P1 का कंप्लीशन टाइम है 12, P2 का कंप्लीशन टाइम इज 11, कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 इज 6 एंड कंप्लीशन टाइम ऑफ P4 इज 9, right? You need to calculate the total time of all these processes also. Now time to calculate turnaround time. So formula for turnaround time is completion minus arrival. So 12 minus 0 is 12, 11 minus 1 is 10, 6 minus 2 is 4, 9 minus 3 is 6. Again you have to calculate total turnaround time. Now next is waiting time. So what is the formula for waiting time? Turnaround time minus burst time. 12 minus 5, that means 7, 10 minus 4 is 6, 4 minus 2 is 2 and 6 minus 1 is 5. You have to calculate total waiting time also. Response time. So what is response time? First time किसी भी प्रोसेस को CPU कब allocate हुआ है? You can see process number P1 is getting CPU how many times? 3 times. Here, here and here. So आपको चेक करना है फर्स्ट टाइम उसको CPU कब मिला था. So फर्स्ट टाइम उसको मिला 0 माइनस उसका अराइवल टाइम. 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0. सेकेंड प्रोसेस को फर्स्ट टाइम CPU अलोकेट हुआ 2 पे, तो 2 माइनस अराइवल 1, दैट मीन्स 1. प्रोसेस नंबर P3 को फर्स्ट टाइम CPU मिला 4 पे, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3. प्रोसेस नंबर P4 इज गेटिंग CPU फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एट 8, 8 minus 3 is 5. So again you have to calculate total response time, right? So here you have to calculate 20, 32, 32, 20 and 9, right? So we have to calculate average turnaround time. So total by number of processes. Total turnaround time is 32 divided by number of processes are 4. That is 8. Total waiting time is what? Total waiting time is 20 by 4, which is equal to 5. Total response time is 9 by 4. Number of throughput is number of process by total time. Number of processes are 4 and total time is 12. 1 by 3, that means 0.33, right? Useful. Now CPU utilization would be useful time by total time. Useful time is 12 divided by total time is again 12. So 12 by 12 is equal to 1 or 100%. So this was all about round robin algorithm. Thank you.